Hello viewers, welcome to 360 Investing. So start of this year for 2025 is not as per expectations. Markets काफ़ी नीचे जा चुके हैं. इनफैक्ट रुपी की वैल्यू भी डेप्रिशिएट हुई है. अगर आप पिछले एक साल में देखोगे तो रुपी अप्रॉक्सीमेटली 4% से डेप्रिशिएट हुआ है. 2024 में अप्रॉक्सीमेटली 3% के आसपास डेप्रिशिएशन हो गया था, लेकिन पिछले एक महीने में अगर आप देखोगे तो 2.5% 2.4% के आसपास में रुपी की वैल्यू डेप्रिशिएट हो गई. अब इसके अलावा यही चीज़ आपको देखोगे मार्केट्स पे भी काफ़ी इम्पैक्ट पड़ा है, बिकॉज रिसेंट एक महीने में अगर आप निफ्टी मिड कैप की बात करोगे तो दैट इज़ डाउन बाय अप्रॉक्सीमेटली 11-12%. निफ्टी 500 जो हमारा ब्रॉडर मार्केट इंडाइसेस है वो 7% से गिर गया है. और अगर टॉप से लेके एज ऑन डेट अगर आप निफ्टी इंडेक्स को, जो बड़ा बेंचमार्क है निफ्टी 50 को अगर आप ट्रैक करते हो तो वो भी 12 से 13% का ऑलरेडी डाउन है. तो यहाँ पर मार्केट्स में लोगों के काफ़ी सारे वेल्थ इरोजन हो रहा है. अप्रॉक्सीमेटली बीएससी में देखोगे तो 32 लाख करोड़ के आसपास का वेल्थ इरोजन हुआ है. ऑन दी अदर हैंड काफ़ी सारा हमने रुपी में भी डेप्रिसिएशन देखा. आज अब इसका इम्पैक्ट आम इंसान के ऊपर किस तरीके से पड़ता है, क्यों इतना ज़्यादा हेडलाइंस में रुपी बना हुआ है, इसका हमारी लाइफ पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, इकोनॉमी पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, इस चीज़ को हम आज इस वीडियो में देखेंगे. अपार्ट फ्रॉम दैट किस तरीके से हम क्या क्या रीजंस हैं रुपी के डेप्रिसिएशन के पीछे वो भी देखेंगे, और क्या गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स ले सकती है, आरबीआई ले सकता है, हम इंडिविजुअली क्या कर सकते हैं हमारे देश के रुपये की वैल्यू को और ज़्यादा डेप्रिशिएट ना हो इसलिए. तो बेसिकली इस वीडियो में हम एक डिटेल एनालिसिस करने वाले हैं. अगर आप लोग मुझे पहली बार सुन रहे हो, देख रहे हो, तो आई एम अ रिसर्च एनालिस्ट, और 360 इन्वेस्टिंग में हम ऐसी मार्केट रिसर्च करते हैं बेस्ड ऑन फंडामेंटल, टेक्निकल, डेटा एनालिटिक्स, और काफ़ी सारे सेक्टर एनालिसिस हमने ऑलरेडी यहाँ पर पोस्ट किए हैं. तो इस वीडियो के बाद आप वो भी एक्सप्लोर कर सकते हो. आई एम श्योर इट विल हेल्प यू अ लॉट. हिट द लाइक बटन एंड ऑल्सो सब्सक्राइब टू द चैनल बिफोर वी स्टार्ट. सो एज ए इंडियन जब हम ये सुनते हैं कि हमारे रुपए की वैल्यू गिर गई, ये सुन के अच्छा नहीं लगता है. लेकिन अगर आप देखोगे ये कंप्लीटली नेगेटिव नहीं है. कुछ सेक्टर्स के लिए पॉजिटिव है, कुछ सेक्टर्स के लिए नेगेटिव है. लेकिन आम इंसान के लाइफ पे क्या इंपैक्ट पड़ता है उस पॉइंट ऑफ व्यू से हम समझेंगे. तो सबसे पहले एक आम इंसान के हिसाब से मैं सिंपली आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि रुपये की वैल्यू अप्रिशिएट और डेप्रिशिएट कौन से फैक्टर्स की वजह से होती है. एक ऐसा कि मैं एग्जांपल लेता हूँ. लेट्स से फॉर एग्जांपल 2023 में वर्ल्ड कप था इंडिया में. तो क्या हुआ, काफ़ी सारे लोग मैचेस देखने के लिए इंडिया में आए. जब बाहर से फॉरेनर्स या फिर बाहर के जो लोग हैं वो इंडिया में आएंगे तो वो अपनी अपनी करेंसी को लेके आएंगे और यहाँ पर एक्सचेंज करेंगे. मतलब जैसे कि फॉरेनर्स आते हैं तो दे विल सेल डॉलर एंड दे विल बाय रुपी, बिकॉज इंडिया में जो भी ट्रांजैक्शन होता है वो रुपी के टर्म्स में होता है. हेंस योर डिमांड फॉर रुपी विल अप्रिशिएट. और इसीलिए आप देखोगे जब रुपी की डिमांड बढ़ती है तो रुपी थोड़ा स्ट्रेंथ होता है. वेरल्स अगर हम जैसे मान लो अगर ग्लोबल लेवल पे डॉलर डिनोमिनेशन में हम क्रूड बाय करते हैं, राइट, क्रूड्स बाय कर रहे हो या आप गोल्ड बाय कर रहे हो, तो ये डॉलर में टर्म्स में बाइंग होती है, बिकॉज ग्लोबल लेवल पे डॉलर के टर्म्स में काफ़ी सारे ट्रांजैक्शन होते हैं. आज भी मोर देन 60% आपके जो ट्रेड्स होते हैं वो डॉलर में सेटल होते हैं. तो बेसिकली अब यहाँ क्या होता है, जैसे मान लो आपका रुपी का वैल्यू डॉलर टर्म्स में 80 रुपीज़ था, ठीक है. अब आपने मान लो $80 पर बैरल का आपका क्रूड भी चल रहा है. तो आप जब इंपोर्ट करते हो क्रूड तो आपका 80 रुपीज़ $1 और आपका $80 पर बैरल के हिसाब से आप 6,400 रुपये देते हो. लेकिन मान लो कुछ महीने के बाद में यही आपका, जैसे आज हमारा रुपी डेप्रिशिएट हुआ, रुपी हो जाता है 85. तो अब 85 के हिसाब से अगर आप देखोगे तो 85 इंटू 80, अब यहाँ पर आपको अप्रॉक्सीमेटली 6,800 रुपीज़ देने पड़ेंगे. मतलब 400 रुपया पर बैरल के ऊपर आपको ज़्यादा देना पड़ेगा. तो हेंस योर इम्पोर्ट्स जो हम कर रहे हैं वो एक्सपेंसिव होते चले जाते हैं. और जब ऑयल का प्राइस बढ़ेगा तो और हमें इंडिया में करंट डेफिसिट को भी इम्पैक्ट करेगा. अब जैसे मान लो यहाँ पर हमको ज़्यादा पैसा देना पड़ रहा है तो हमें क्रूड जो इंपोर्ट हम करते हैं वो महंगा हो जाएगा. क्रूड महंगा हो जाएगा तो आपकी जो भी सब्जियाँ वगैरह आपके पास ट्रांसपोर्ट्स के थ्रू आती है वो ट्रांसपोर्ट महंगा हो जाएगा. ट्रांसपोर्ट महंगा हो जाएगा तो चीज़ें महंगी हो जाएगी. हेंस इन्फ्लेशन विल ट्रिगर. तो इन्फ्लेशन ट्रिगर होता है, ये नेगेटिवली इम्पैक्ट करता है एक आम इंसान को. इसलिए जो आपका डेप्रिशिएटिंग रुपी है बहुत ज़्यादा डेप्रिशिएट होगा, ये अच्छा नहीं है. अब इसका दूसरा पार्ट देखते हैं. जैसे कि एक्सपोर्ट के लिए पॉजिटिव है, बिकॉज जो भी चीज़ आप एक्सपोर्ट कर रहे हो ग्लोबल लेवल पे कॉम्पिटिटिव हो जाएगा वो. जैसे हम आईटी सर्विसेज वगैरह करते हैं एक्सपोर्ट बाहर, तो अब पहले हमें मान लो 80 रुपीज़ पर डॉलर के हिसाब से पेमेंट मिलती थी, अब वो 85 हो गया तो हमें रुपीज़ ज़्यादा मिलेंगे,
राइट, बिकॉज जो भी IT सर्विसेज वगैरह होते हैं दैट इज़ इन डॉलर टर्म्स, उनको पेमेंट डॉलर्स में आती है। तो इस तरीके के कुछ सेक्टर्स हैं, फार्मा हो गया, जैसे IT हो गया, ये सेक्टर्स के लिए पॉजिटिव है। और आजकल हम एक्सपोर्ट्स भी ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, तो जितने भी एक्सपोर्ट ड्रिवन सेक्टर्स हैं या कंपनीज हैं उनके लिए पॉजिटिव है। तो अब एग्रीगेट लेवल पे देखेंगे कि किसी भी देश की करेंसी डिवैल्यू या अप्रिशिएट क्यों होती है, ठीक है। और बेसिकली ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि जैसे कोई भी एक करेंसी है किसी भी देश की, अगर उसको डॉलर से कंपेयर करेंगे तो वैल्यू अगर उसका ज़्यादा है तो वो बहुत अमीर देश है, और किसका वैल्यू कम है तो वो बहुत गरीब देश है, ऐसा नहीं होता है। क्योंकि अगर आप कुवैत वगैरह की करेंसी देखोगे तो अगर उसको कंपेयर करोगे USD में तो उनका वैल्यू ज़्यादा है। दैट डज़ नॉट मीन कि वो बहुत एडवांस्ड कंट्री है, बहुत ज़्यादा उनके पास में पैसा है, बहुत रिच है, ऐसा नहीं है। तो अब यहाँ पर हम बात करते हैं, जैसे कि इंडिया में मान लो एक सिनेरियो लेते हैं कि इंडिया में हम बहुत अच्छे प्रोडक्ट्स हमने बनाने लग गए, देश भर में, दुनिया भर में हमारे प्रोडक्ट्स की बहुत ज़्यादा डिमांड बढ़ने लग गई, लोग हमारे साथ में बिजनेस करना चाहते हैं, हमारे प्रोडक्ट्स को बाय करना चाहते हैं। जैसे आज की तारीख में वर्ल्ड लेवल पे लोग चाइना का माल खरीद रहे हैं, चाइना बीइंग द नेट एक्सपोर्टर। मान लो कल को अगर इंडिया बहुत सारी जगह पे एक्सपोर्ट करने लग गया, लोग हमारे प्रोडक्ट्स खरीद रहे हैं, तो वहाँ पर डिमांड बढ़ेगा हमारा, एंड सेम पॉइंट इन टाइम यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग होगी, यहाँ पर बिजनेस अच्छे होंगे, हेंस जो हमारा करेंसी का वैल्यू है वो भी अप्रिशिएट होगा, राइट। तो ये भी एक फैक्टर है कि अगर दुनिया भर में भी हमारे साथ में लोग ज़्यादा इन्वेस्ट कर रहे हैं हमारे यहाँ पर, और हमारे साथ में ज़्यादा बिजनेस कर रहे हैं, तो वैल्यू बढ़ेगा। तो ये चीज़ को हम ट्रेड टर्म्स में देखते हैं, बिकॉज इंपोर्ट और एक्सपोर्ट दोनों का डेटा देखना जरूरी है। अब रिसेंट का आर्टिकल है, आप यहाँ पर स्क्रीन पे देख सकते हो, बिजनेस टुडे का, इंडिया ट्रेड डेफिसिट हिट्स ऑल टाइम हाई 37.84 बिलियन, और यहाँ पर हमने गोल्ड का इंपोर्ट बहुत ज़्यादा किया, दैट इज़ 14.8 बिलियन। तो दो ज़्यादा मेजर चीज़ जो हम इंपोर्ट करते हैं दैट इज़ क्रूड एंड गोल्ड, तो जिसकी वजह से हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट में रहता है हमेशा। जैसे अगर हम इंडिया को चाइना से कंपेयर करना चाहते हैं अगर, तो फिर वहाँ पर हमें ये देखना है कि भाई जो रिसेंट मंथ का जो डेटा था वहाँ पर इंडिया का ट्रेड डेफिसिट वॉज 37 बिलियन, जबकि चाइना वॉज एट सरप्लस। चाइना ने सरप्लस 97.44 बिलियन का ट्रांजैक्शंस किया है, नेट एक्सपोर्ट किया है, इंडिया ने नेट इंपोर्ट किया है। तो वी आर स्टिल अ नेट इंपोर्टर कंट्री, और हमारा जो डिफरेंस है वो बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा। तो इतना तो क्लियर हो गया कि हमें एक नेट एक्सपोर्टर कंट्री बनना है, और इंपोर्ट लेवल पे हमें अपने इंपोर्ट्स को मिनिमाइज करना है। तो अब देखते हैं कि क्या है इसमें। फिलहाल अगर आप देखोगे तो इंपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज यहाँ पर एज अ परसेंट ऑफ GDP देखेंगे तो 25% अप्रॉक्सीमेटली 2014 में था, आज भी अप्रॉक्सीमेटली 24% के आसपास है। तो हम इंपोर्ट्स बहुत ज़्यादा रिड्यूस नहीं कर पाए। अब ऑन दी अदर हैंड अगर हम एक्सपोर्ट्स को देखते हैं, नो डाउट एक्सपोर्ट्स काफ़ी इंप्रूव हुए हैं, जहाँ पर अभी $776 के आसपास आप देख पा रहे हो, लेकिन ये फिर भी हमारे नंबर से बहुत दूर है जो हम टारगेट कर रहे हैं। बिकॉज अगर पिछले कुछ सालों में जो इनिशिएटिव था, दैट इज़ मेक इन इंडिया या फिर स्किल इंडिया का जो इनिशिएटिव्स था, उसके ज़रिए हम मैन्युफैक्चरिंग को काफ़ी बूस्ट करना चाहते थे। तो पिछले 10 साल में अगर आप मैन्युफैक्चरिंग में देखोगे तो अप्रॉक्सीमेटली 14-15% का कॉन्ट्रीब्यूशन एज अ परसेंट ऑफ GDP, वहाँ से हम अभी भी ऑलमोस्ट 16-17% के आसपास ही है, जबकि हमारा टारगेट 25% का था। अब मेक इन इंडिया से जो एक मैन्युफैक्चरिंग को हम ज़्यादा बूस्ट करना चाहते थे, उसका एक और इम्पॉर्टेंट रीज़न ये था कि हम 1 करोड़ अप्रॉक्सीमेटली जॉब्स क्रिएट कर पाएँ, मतलब एज़ पर जो गवर्नमेंट ने डेटा वगैरह दिया था। तो गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स के चलते इतने मैन्युफैक्चरिंग में जॉब्स क्रिएट नहीं हो पाए। इसके लिए आप देखोगे अनएम्प्लॉयमेंट अभी भी इंडिया में बहुत ज़्यादा है, अप्रॉक्सीमेटली 35% जो ग्रेजुएट्स हैं इंडिया में उनको नौकरियां नहीं मिल रही है, और मैन्युफैक्चरिंग जो 25% पे था हमारा होना चाहिए था, दैट इज स्टिल अप्रॉक्सीमेटली 16% के आसपास। और नियर फ्यूचर में मुझे नहीं लगता है कि 1-2 साल में भी शायद ये नंबर पूरा हो पाए, लेकिन एक्सपोर्ट्स हमारे फिर भी बेटर हुए हैं। अब ये तो रही बात ट्रेड की। अब एक और दूसरा इंपॉर्टेंट पिलर है, दैट इज कि बाहर का पैसा खुद के देश में लाओ। एक तो सबसे पहले हमने देखा कि खुद के देश को कैपेबल बनाओ, खुद के बिजनेस को, और बाहर का पैसा इंडिया में अट्रैक्ट कर पाओ, जिसको तो हम बोलते हैं FDI और FIS। तो हम हमेशा ये ट्रैक करते हैं नंबर कि कितने FDI इंडिया में आए, कितना परसेंटेज से ग्रोथ हुआ, और कितने FIS इंडिया से बाहर गए या इंडिया में आए। अब यहाँ पर बात करेंगे कि फॉरेन कंपनीज इन्वेस्टिंग लेस इन इंडिया। ये आप देख पा रहे हो कि 2024 का डेटा है कि हमारा ऑलमोस्ट जो डिपेंडेंसी है, मतलब फॉरेन का जो इन्फ्लो आ रहा है FDI के थ्रू, वो काफ़ी कम हो रहा है। इनफैक्ट पिछले 2 साल में जो आउटफ्लो हो रहा है इंडिया से वो ज़्यादा इंक्रीज़ हुआ है। अब ये डेटा मैंने प्रिंट के एक रिपोर्ट से लिया है,
वो आपको भी गूगल पे मिल जाएगा। यहाँ पर आप देखिए नेट एफडीआई हैज श्रंक लोएस्ट इन 12 ईयर्स। सो बेसिकली यहाँ पर बिलियन डॉलर्स में देखोगे तो 34 था FY21 में, दैट वाज पीक, और कंटिन्यूसली 3-4 साल से एफडीआई गिरते जा रहा है इंडिया में और लोएस्ट पे आ गया 14.5 पे पिछले 5 सालों में। एक और आरबीआई का सोर्स का डेटा है, यहाँ पर आप देख सकते हो कि ग्रॉस एफडीआई तो बढ़ रहा है कुछ सालों में, अगर आप देखोगे पिछले 10 साल में बढ़ा है, लेकिन जो पिछले 3 साल में एफडीआई का जो बाहर यहाँ से आउटफ्लो हुआ है दैट इज ऑल्सो एक्सलरेटेड। तो नेट जो एफडीआई इन्फ्लोज है वो ज़्यादा नंबर इंक्रीजिंग नहीं है। अब यहाँ पर आप देख पाओगे एक और ट्रेजेक्ट्री कि पिछले 4 साल में जो आपका 48 बिलियन डॉलर के आसपास का जो एफडीआई था वो स्टैग्नेंट हो गया है। तो ज़्यादा बढ़ोतरी है इनफ्लो में नहीं हो रही है और आउटफ्लो में बढ़ोतरी होते जा रही है, दैट इज ऑल्सो नेगेटिव साइन। अब ये तो रही बाहर के पैसे की बात। अब एक और चीज़ मुझे याद आती है, घर का बेदी लंका ढाए। अब देखते हैं इंडियन कंपनीज का, इंडियन इन्वेस्टर्स का क्या हालत है। यहाँ पर आप देख पाओगे फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स बाय इंडियन कंपनीज हैज शॉट अप। मतलब 2025 में अगर आप देखोगे एक्सपेक्टेड है कि जो इंडियन कंपनीज, इंडियन इन्वेस्टर्स है कंपनीज, वो भी बाहर ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट कर रही है एज कंपेयर टू इंडिया, और ये प्रिंट का आरबीआई का ही सोर्स का डेटा है। अब तीसरा एक और पिलर ये आता है जिसे मैंने आपको बताया था कि आरबीआई भी टाइम टू टाइम इंटरवीन करती है ताकि रुपी के वैल्यू को एक सर्टेन बैंड के अंदर उसको मैनेज कर पाए। अब आरबीआई क्या क्या कर सकती है? आरबीआई करती है कि भाई वो ओपन मार्केट ऑपरेशंस करती है। इनफैक्ट आरबीआई जो अपने रिजर्व्स हैं उसको भी सेल ऑफ करती है ताकि जो यूएस डॉलर पे थोड़ा प्रेशर बने और इंडियन रुपी का जो फ्लक्चुएशन है वो थोड़ा कंट्रोल किया जाए। जैसे मान लो अगर डिमांड मार्केट में डॉलर की बढ़ती जा रही है और रुपी एकदम से अगर उसकी वैल्यू कम होते जा रही है तो फिर आरबीआई विल चिप इन एंड दे विल स्टार्ट सेलिंग डॉलर्स, और इसके थ्रू कि डॉलर्स में थोड़ा प्रेशर बनेगा एंड रुपी विल अप्रिशिएट, या रुपी का थोड़ा सा वैल्यू जो है वो स्टेबल हो जाएगा। तो ये एक गवर्नमेंट का ऑपरेशन है, आरबीआई का ऑपरेशन है, वो भी आरबीआई करती है जस्ट टू मैनेज द फ्लक्चुएशन इन द रुपी। और इसलिए आप यहाँ पर ग्राफ पे देखोगे 705 से 650 के आसपास अभी आपका जो फॉरेक्स रिजर्व आ गया है। तो थोड़ा सा फॉरेक्स रिजर्व हमारा डिप्लीट हुआ है, आने वाले टाइम में हो सकता है कि और भी थोड़ा फॉरेक्स रिजर्व हमारा नीचे जाए। तो हमें ये समझ में आ गया कि इंडिया नेट एक इम्पोर्टर कंट्री है, राइट, और ट्रेड्स हमारे बहुत ज़्यादा इंप्रूव नहीं हुए। एफडीआई का आउटफ्लो और एफआईआईएस का आउटफ्लो ज़्यादा हो रहा है इंडिया में। तो अब यहाँ पर पैसा जा कहाँ रहा है ये इंपॉर्टेंट है, बिकॉज अगर इफ़ चाइना इज़ नॉट द मोस्ट फेवरेट और प्रिफर्ड ऑप्शन तो उसके बाद में व्हाट इज़ द नेक्स्ट ऑप्शन, बिकॉज वर्ल्ड लेवल पे चाइना के बाद में इंडिया माइट भी हो सकता था कि एक बेटर ऑप्शन हो सकता था। लेकिन अगर नंबर्स के टर्म्स में देखोगे तो फिलीपींस में, वियतनाम में, मलेशिया में, थाईलैंड, इंडोनेशिया में पैसे ज़्यादा जा रहे हैं। इनफैक्ट चाइना में भी रिसेंट जो स्टिमुलस पैकेज अनाउंस हुआ था उसके बाद में चाइनीज़ मार्केट में भी काफ़ी मोमेंटम देखने मिला और यहाँ पर काफ़ी सारा पैसा चाइनीज़ मार्केट में भी गया है। अब थोड़ा रियलिस्टिकली परफॉर्मेंस भी देख लेते हैं, बिकॉज नॉर्मली हम जब भी टेलीविजन पे न्यूज़ आर्टिकल्स में देखते हैं जो जीडीपी का ग्रोथ हम नॉर्मली नॉमिनल टर्म्स में बात करते हैं, लेकिन रियल जीडीपी ग्रोथ के हिसाब से अगर आपको यहाँ पर ग्राफ पे देखोगे तो 2014-15 के बाद से अगर आप देखोगे तो हमारा ग्रोथ है दैट इज़ अप्रॉक्सीमेटली 5.9%, 6% के आसपास। और अगर हम पिछले 5 साल में हमारा ग्रोथ देखेंगे तो दैट इज़ अप्रॉक्सीमेटली 5%। तो 5 से 6% के आसपास की हमारा ग्रोथ रहा है। ऑल्दो वी आर एक्सपेक्टिंग कि 7% बियॉन्ड होना चाहिए, बट वो अभी तक हुआ नहीं अगर आप लॉन्गर फ्रेम में देखते हो तो। और आने वाले टाइम में भी अगर आप देख रहे हो आरबीआई ग्रोथ रिवाइज कर रही है, लो कर रही है। इनफैक्ट देयर आर लॉट ऑफ आर्टिकल्स जो ये बता रहा है कि इंडिया में थोड़ा सा स्लो हो सकता है मोमेंटम। लास्ट क्वार्टर में हमारे अर्निंग नंबर्स वो ऑल्सो नॉट सो गुड। और कुछ टाइम में अगर आप देखोगे अगर इन्फ्लेशन वगैरह कूल ऑफ नहीं होता है, बिकॉज मेजर प्रॉब्लम फूड इन्फ्लेशन पे रहा है जो कि 8-9% कंसिस्टेंट रहा है। तो अगर इन्फ्लेशन और कूल ऑफ नहीं होता है तो देयर इज़ वेरी लेस चांस फॉर अस टू डू अ रेट कट आने वाले टाइम में, और आने वाले टाइम में जो ग्रोथ मोमेंटम है वो भी थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा। तो अब बात करते हैं कंक्लूजन की कि गवर्नमेंट और एज ए इंडिविजुअल हम हमारे देश के लिए क्या कर सकते हैं। उससे पहले अगर आप अभी तक वीडियो देख रहे हो और आपको पसंद आया वीडियो तो हिट द लाइक बटन। तो यहाँ सोल्यूशन टर्म्स में हम बात करते हैं। सबसे पहले मुझे लगता है कि इंडिया में टूरिज्म को और थोड़ा प्रमोट करना चाहिए। हमारे देश में सब कुछ है, बीचेस हैं हमारे पास, फॉरेस्ट है हमारे पास में। अगर आप नॉर्थ साइड में जाओगे तो काफ़ी ब्यूटीफुल प्लेसेस है, लाइक कश्मीर हो गया या फिर लद्दाख हो गया, मनाली वगैरह हो गया। इनफैक्ट ईस्टर्न साइड में भी आपको दार्जिलिंग वगैरह मिलेगा, गैंगटॉक वगैरह। तो बहुत अच्छा देश है हमारा, बहुत कुछ है हमारे पास में। द ओनली थिंग इज़ वी आर नॉट मार्केटिंग इट वेल, और हम इम्प्रूवमेंट नहीं कर रहे हैं हमारे देश में टूरिज्म को लेके। बिकॉज छोटे छोटे देश जैसे दुबई ने या फिर आप देखोगे बाली वगैरह हो गया, मालदीव्स वगैरह में काफ़ी सारे लोग जाते हैं
और टूरिज्म बहुत ज़्यादा पैसा अट्रैक्ट करता है, तो वहाँ से हम बाहर के थोड़ा सा पैसा इन्फ्लोज हमारे देश में लेके आ सकते हैं। उसके अलावा हमें एक्सपोर्टर देश अगर बनना है तो हमें मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर और काम करना पड़ेगा, प्रोसेस को सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, और अपार्ट फ्रॉम दैट रियल टर्म्स में कुछ ऐसे इनिशिएटिव्स लेने पड़ेंगे जहाँ पर ग्राउंड लेवल तक एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट हो और लोगों के पास में स्पेंडिंग पावर बचे। बिकॉज यहाँ पर आज की तारीख में हम देख रहे हैं, यू विल फाइंड मल्टीपल आर्टिकल्स जहाँ पर बताया जा रहा है कि परचेजिंग पावर जो मिडिल क्लास लोअर मिडिल क्लास का बहुत कम होते जा रहा है, सेविंग्स नहीं बच रही लोगों के पास में। और ये खुद आरबीआई का डेटा है कि हमारा जो हाउस होल्ड सेविंग का रेट है दैट इज एट 50 ईयर लो। इसके अलावा रिसेंट में बजट आने वाला है, तो हमारा ये भी एक एक्सपेक्टेशन है कि गवर्नमेंट को थोड़ा सा कॉर्पोरेट और इंडिविजुअल्स के लिए टैक्स सिंप्लीफाई करना चाहिए, थोड़ा सा उनको रिलीफ देना चाहिए ताकि यहाँ पर आम इंसान के पास में वापस से पैसा बचे। एंड एक और चीज़ यहाँ पर बेटर कर सकते हैं कि स्टेट वाइज अगर आप देखोगे सब्सिडीज़ में भी थोड़े बहुत चेंजेस कर सकते हैं, डिपेंड करता है कि गवर्नमेंट उस पर क्या स्टांस लेती है। देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स दैट कैन बी डन, और हम और आप इंडिविजुअल लेवल पे ये कर सकते हैं, हम हमारे देश में ज़्यादा घूमिए, बिकॉज मैंने देखा है कि जो टॉप 4-5% के लोग हैं, 10% के लोग हैं जिनके पास पैसा है, वो बाहर प्रेफर करते हैं घूमना और देश में प्रेफर नहीं करते हैं। तो मैं ये भी बोल सकता हूँ कि भाई हम पहले हमारे देश में एक्सप्लोर कीजिए बहुत सारी जगह पे, ताकि जो टूरिज़्म के थ्रू हम जो बाहर जाके पैसा देते हैं वो हम हमारे देश में ही रोटेट हो और देश में पैसा घूमे। ये एक चीज़ हम इंडिविजुअल लेवल पे कर सकते हैं। ऑल्सो हम जो हमारे मेक इन इंडिया वाले प्रोडक्ट्स हैं उनके लिए हम थोड़ा सा ज़्यादा उस पर एक्सपेंडिचर कर सकते हैं, राइट। जैसे मोदी जी ने बोला था वोकल फॉर लोकल, लेकिन एक्चुअली ये सिर्फ बोलने के लिए, वो एक्चुअल में दिखता नहीं है नंबर्स में। बिकॉज हम चाइना को कितना भी आप गाली दे दो, कितना भी कुछ भी बोल दो, लेकिन सच तो ये है आज की तारीख में कि ये ग्रोथ रेट पे हम चाइना को मैच नहीं कर पाएंगे। और फॉरगेट अबाउट दिस डेकेड, हो सकता है शायद से अगले डेकेड तक भी हम चाइना को कम्पीट ना कर पाए। बिकॉज अगर आप इंडियन टर्म्स में ग्रोथ देख रहे हो तो चाइना भी ग्रो करेगा। अगर आने वाले टाइम में चाइना के साथ कोई बहुत बड़ा वॉर या डिजास्टर हो गया तो एक अलग बात है, लेकिन अगर बाकी चीज़ें कांस्टेंट रख के सिर्फ ग्रोथ को आप देखोगे तो आप चाइना को नहीं पकड़ सकते। ये मुझे तो पता है, लेकिन बाकी सबको भी पता है, जो लोग इकोनॉमिक्स समझते हैं, जो लोग बिजनेस समझते हैं, उनको पता है ये फैक्ट। अगर आप भी इस चीज़ से सहमत हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। आने वाले टाइम में हम और इकोनॉमिक केस स्टडीज, सेक्टर एनालिसिस के ऊपर वीडियोस लेके आने वाले हैं, स्ट्रैटेजी, फ्रेमवर्क्स। अगर आप चाहते हो वो वीडियो मिस ना करो तो उसके लिए सब्सक्राइब बटन को हिट कर दीजिए, ऑल्सो हिट द बेल नोटिफिकेशन, दैट इज फॉर फ्री ऑफ कॉस्ट। ये वीडियो पसंद आया तो शेयर कीजिए अपने फ्रेंड, फैमिली मेम्बर्स और रिलेटिव्स के साथ में, एंड आप इसको सोशल मीडिया हैंडल पे भी आप फ्लोट कर सकते हो। मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग, कीप डूइंग विद 360 इन्वेस्टिंग, बिकॉज होप इज नॉट साइड। थैंक यू।